नमस्कार साथियों। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 के लिए इंग्लिश का क्लास 12th के लिए देखेंगे, जिसके लिए आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट और जो आपके लिए पूर्णांक होगा 100 अंक का होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो सामान्य आपके लिए निर्देश हैं, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि शुरुआती जो 15 मिनट हैं वह कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि और जो अंक हैं वह प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उल्लेखित किए गए हैं। तो देखिए आपका सेक्शन ए रीडिंग से है, तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन ए आपका रीडिंग से है, इसमें आपसे 15 अंक का अनसीन पैसेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि रीड पढ़िए द फॉलोइंग पैसेज, यानी नीचे दिए गए गद्यांश को केयरफुली सावधानी पूर्वक एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए दैट फॉलो, जो नीचे दिए गए हैं। तो पहले हम इसका थोड़ा सा हिंदी समरी समझ लेते हैं। मैन इज मनुष्य है, अ ग्रेगोरियस एक मिलनसार, एनिमल जानवर, लिविंग इन अ सोसाइटी जो एक समाज में रह रहा है। मनुष्य एक मिलनसार जानवर है जो समाज में रह रहा है। हिज निहेवियर्स आर द पीपल, उसके पड़ोसी वे लोग हैं, हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, जो तुरंत ही उसके आसपास होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी अपनी नज़दीकता के कारण, एंड और द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, और समाज के निरंतर दबाव के कारण। दे प्ले अ क्रूशियल रोल, वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। देयर सिग्निफिकेंस, उनका महत्व, वॉज रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना गया, बाय जेसस क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के द्वारा, मोर देन 200 ईयर्स एगो, यानी कि 2000 वर्षों से भी पहले। वैन जब इन वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स ही सैड, यानी कि जब उन्होंने अपने 10 कमांडमेंट्स यानी आदेशों में से एक आदेश में कहा, लव दाई नेहवियर, यानी कि पड़ोसियों से प्रेम करना, एज दाओ लव गॉड, ईश्वर से प्रेम करने के समान है। इट सब्सक्राइब्स, यह गतिशील रखता है, टू द व्यू, दृष्टिकोण को, दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, कि भगवान सभी प्राणियों में उपस्थित है। वाई लविंग, प्रेम करके, अवर नेहवियर्स, अपने पड़ोसियों से प्रेम करके, वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस, हम ना केवल शांति और खुशी को रखते हैं, वट बल्कि वुड आल्सो कम, आता है, क्लोजर टू गॉड, यानी ईश्वर के पास। यानी कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करके हम ना केवल शांति और खुशी को रखते हैं, बल्कि भगवान के अधिक समीप भी आते हैं। जस्ट एज, ठीक उसी प्रकार से, लव बिगेट्स लव, जिस प्रकार से लव बिगेट्स लव, यानी प्रेम उत्पन्न करता है लव, प्रेम को सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से, वी शो लव, हमें प्रेम दिखाना चाहिए, एंड कंपैशन, और करुणा दिखाना चाहिए, टू आवर नेहवियर्स, अपने पड़ोसियों के प्रति, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम और करुणा को दिखाना चाहिए। दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट, वे लोग भी हमारे इस संबंध में बंधे हैं। दिस रिलेशनशिप, यह व्यवहार या यह संबंध, कैन ब्रिंग, ला सकता है, अबाउट, लगभग, इमेंस जॉय, अपार आनंद, एंड हैप्पीनेस, और अपार खुशी, इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। यह संबंध हमारे जीवन में अपार आनंद और अपार खुशी को ला सकता है। फॉर, क्योंकि दे आर ऑलवेज, वे हमेशा होते हैं, एट हैंड, उपलब्ध, टू हेल्प, मदद करने के लिए, अस, हम लोगों की, इन आवर ऑफ नीड, हमारी ज़रूरत के समय में, क्योंकि वे हमारे ज़रूरत के समय में हमारी मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं। इन टूडेज हाईली मोबाइल का मतलब भी यहाँ गतिशील है। इन टूडेज हाईली मोबाइल, यानी कि आज के भाग दौड़ भरे जीवन में, एंड कम्पिटेटिव सोसाइटी, और प्रतिस्पर्धा पूर्वक समाज में, आवर फ्रेंड्स, हमारे मित्र, और रिलेटिव्स, और संबंधी, आर रेयरली, मुश्किल से ही, अवेलेबल, उपलब्ध होते हैं, नियर आवर प्लेस, हमारे स्थान के पास, ऑफ रेसिडेंस, निवास स्थान,
यानी कि इस भाग दौड़ और प्रतिस्पर्धा भरे समाज में हमारे मित्र और हमारे संबंधी मुश्किल से ही हमारे निवास स्थानों के आसपास उपलब्ध होते हैं, और अथवा अराउंड अस, या फिर हमारे आसपास, वैन जब वी नीड देम द मोस्ट, जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इट इज, यह है, इन दीज ट्राइंग टाइम्स, यानी कि ऐसे प्रयास करने वाले समय में, दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेहवियर, ऐसी स्थिति में जो हमारे तुरंत जो पड़ोसी लोग हैं वही उपलब्ध, हमारी मदद करने के लिए उपलब्ध होते हैं। कम्स एज अ बून टू अस, और हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में आते हैं। इट इज देयर फोर, यह इसलिए है, ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण, दैट कि वी हैव गुड, हम अच्छे हैं, एंड फ्रेंडली, और मित्रवत हैं, रिलेशंस, यानी कि संबंधों में, विद अवर नेहबियर्स, अपने पड़ोसियों के साथ। तो देखिए इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगोरियस एनिमल, यानी कि मनुष्य को एक मिलनसार प्राणी क्यों कहा है। तो आपने पहली ही लाइन देखी थी, तो यहाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको आंसर लिखकर सभी के शो कराऊंगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए आप आंसर लिख सकते हैं, मैन इज कॉल्ड अ ग्रेगोरियस एनिमल, यानी कि मनुष्य एक मिलनसार जानवर है। तो इतना आपने इसी में से लिखा। वाही आया है तो आप लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि, ही लिव्स, वह रहता है, इन अ सोसाइटी, एक समाज में, एंड और एज अ ह्यूमन बींग्स, और एक मनुष्य के रूप में, ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी, वह समाज के बिना रह नहीं सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेहवियर्स प्ले इन आवर लाइफ्स, यानी कि हमारे पड़ोसी हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है आवर नेहवियर्स, यानी हमारे पड़ोसी। अब यह प्लूरल है तो आप प्ले लिख देंगे, प्ले क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ्स बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यही आपने देखा था, एंड और दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर आवर ऑफ नीड। तो यह आपने देखा था। दूसरा क्वेश्चन है अगला, हाउ इज लविंग आवर नेहवियर्स इक्वल टू लविंग गॉड, यानी अपने पड़ोसियों से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना कैसे समान है। तो आप आंसर लिखेंगे, गॉड इज प्रेजेंट ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि ईश्वर सभी प्राणियों में उपस्थित है, एंड लविंग आवर नेहवियर्स, और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, ना केवल शांति एंड हैप्पीनेस, खुशी को प्राप्त करेगा, बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, बल्कि हम ईश्वर के अधिक नज़दीक भी आएंगे। दैट इज वाई, यही कारण है, लविंग अवर नेहवियर्स इज इक्वल टू लविंग गॉड। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉट वाई इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद अवर नेहवियर्स, अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखना क्यों अच्छा है। तो इट इज गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेहवियर्स बिकॉज इट इज आवर नेहवियर्स हु आर इमीडिएटली अराउंड अस टू हेल्प व्हेन वी आर नीड। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। वोकैब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। तो क्लोजनेस के लिए कौन सा शब्द आया था। तो आपने देखा था, द वर्ड प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस। तो यह सिनोनिम्स पूछा है, मीन्स का मतलब। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफन। ऑफन माने होता है प्रायः। तो रेयरली शब्द आपने देखा था, रेयरली माने होता है कभी कभी, रेयरली, वेयरली, सैंडम ये होते हैं, लेकिन रेयरली ही आया था। वॉट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज। एट हैंड का मतलब क्या है। तो द फ्रेज एट हैंड मीन्स ईजीली अवेलेबल, या अवेलेबल भी लिख सकते हैं, यह आंसर हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद सेक्शन बी राइटिंग से है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 10-10 अंक के। तो पहले में आपको राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। इसमें आपको 100 से 150 शब्दों के अंतर ही एक आर्टिकल लिखना है। इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, या माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। तो मैं माई प्लान्स फॉर फ्यूचर इस पर आपको बहुत आसान शब्दों में दिखाऊंगा। यह आपसे माई प्लान्स फॉर फ्यूचर पूछ सकता है, योर प्लान्स फॉर फ्यूचर पूछ सकता है, योर विजन इन लाइफ पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है योर एम्बिशन इन लाइफ। तो चलिए इसका आंसर बहुत आसान शब्दों में देखते हैं। तो देखिए आप आंसर लिखेंगे, द मीनिंग ऑफ एम, यानी कि उद्देश्य का मतलब इज वॉट, वह है, वॉट जो कुछ, यू वांट आप चाहते हैं, टू बिकम बनना, इन योर लाइफ अपने जीवन में। एवरीवन मस्ट हैव
एन एम इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक उद्देश्य रखता है। अ मैन विदाउट एम, यानी कि बिना उद्देश्य वाला एक व्यक्ति, इज लाइक एन एरो, एक तीर के समान होता है। विदाउट अ टारगेट, बिना उद्देश्य वाले, यानी कि बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति एक बिना उद्देश्य वाले तीर की तरह होता है। अ मैन हु डज नॉट हैव एन एम कैन हैव नो सक्सेस इन लाइफ, यानी एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखता है वह जीवन में सफल नहीं हो सकता है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं इन देयर लाइफ, उनके जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए, समवन वांट, कोई व्यक्ति चाहता है, यहाँ वांट्स रहेगा। समवन वांट्स, कोई व्यक्ति चाहता है। टू बिकम, यानी कि बनना। टू बिकम यानी कि बनना। अ डॉक्टर, एक डॉक्टर। समवन वांट्स, कोई व्यक्ति चाहता है। टू बिकम एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनना। टीचर, पायलट, एटीसी, तो यहाँ वांट्स रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब आप बताएंगे, आई हैव आल्सो एन एम इन, आई हैव आल्सो एन एम इन माई लाइफ, मैं स्वयं अपने जीवन में एक उद्देश्य रखता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता हूँ, या एफ नहीं डी रहेगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। लाइक अलक पांडे, अलक पांडे की तरह। एंड खान सर, खान सर की तरह। और भी लिख सकते हैं विकास, दृष्टि कीर्ति, और भी जो भी आपके अच्छे टीचर हों, राकेश यादव, और भी मैं यहाँ नाम ज़्यादा शो करूँगा नहीं। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, यानी कि पढ़ाना एक श्रेष्ठ प्रोफेशन है, यानी व्यवसाय है। आइडियल टीचर्स आर द प्राइड ऑफ अ नेशन, यानी आदर्श अध्यापक एक राष्ट्र के लिए गौरव होते हैं। अ टीचर कैन सर्व हिज कंट्री इन हिज बेस्ट वे, यानी कि एक अध्यापक अपने सबसे अच्छे तरीके से अपने देश की सेवा कर सकता है। स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, छात्र एक राष्ट्र के भविष्य होते हैं। टीचर्स एजुकेट एंड गाइड देम फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि अध्यापक हैं, उन्हें एक सफलतापूर्वक जीवन के लिए एजुकेट, शिक्षित कर सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। एंड टू बिकम अ गुड सिटीजन, और उन्हें एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। सो इसीलिए वी कैन से, मैं कह सकता हूँ, दैट अ टीचर इज अ नेशन बिल्डर, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एक अध्यापक एक राष्ट्र का निर्माता होता है। द इंस्पायरेशन टू बिकम अ टीचर कम्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विद माई टीचर्स, यानी कि अध्यापक बनने की प्रेरणा मेरे अध्यापकों के साथ रहने के मेरे अनुभव से आई है। आई वुड लाइक टू वर्क हार्ड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मैं समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए कठिन परिश्रम करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, और मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा। टू मेक माई स्टूडेंट्स अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। दस इस प्रकार से एवरी वन मस्ट हैव अ डेफिनेट एम इन हिज लाइफ, इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक निश्चित उद्देश्य अवश्य ही रखना चाहिए। इट मेक्स अवर लाइफ मीनिंगफुल, यह हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। आई होप बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोविंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, यानी कि नेशनल डेली के संपादक के लिए एक पत्र लिखें डिस्पोजेबल वेयर्स ऑफ यूज, यानी कि जो बढ़ते हुए प्रयोग हैं डिस्पोजेबल वेयर्स के, उन पर अपनी चिंता को जाहिर करते हुए। तो दोस्तों एक और नीचे पूछा है, लेकिन मैं इस वीडियो में एक ही बताऊंगा जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिख सकते। तो देखिए एडिटर के लिए जब भी आप पत्र लिखें सबसे पहले आपको सेंड्रस एड्रेस लिखना है, यानी भेजने वाले का पता। तो यहाँ मैंने काल्पनिक मान लिया है, आपको भी काल्पनिक ही लेकर चलना है। गंगा बिहार कॉलोनी, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वह लिख दें, जैसे खेरागढ़ आगरा। और डेट इसी प्रकार से डालेंगे आप 18 फरवरी 2023, जैसा भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, यानी कि आपको अखबार में, यानी कि क्वेश्चन में दिया हो तो सही है, नहीं तो टू। उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ छोड़ना है, ये ध्यान रखें। द एडिटर, अखबार का नाम दिया था आपको द नेशनल डेली, अगर नहीं दिया होता तो आप अमर उजाला, जो भी अपना लोकल का अखबार है वह देख लेते, दैनिक जागरण। उसके बाद यह कहाँ से प्रकाशित होता है, न्यू दिल्ली, फिक्स लाइन है ये। उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है ग्रोविंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, अच्छे से इतना लिख लेना है। उसके बाद डियर सर या डियर मैम, जिसे आप हो सैल्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए न्यूज़पेपर के लिए कोई भी एडिटर के लिए आप पत्र लिखें तो ये फिक्स लाइन है आपकी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से
आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द फैक्ट, यानी कि मैं संबंधित अधिकारी गणों का इस तथ्य की ओर ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा। ऑन ग्रोविंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, यानी कि बढ़ते हुए डिस्पोजेबल वेयर्स के प्रयोग की ओर। इतना आप बना ही देंगे। उसके बाद देखिए एक आध दो लाइन आपको जोड़ देनी है। द प्लास्टिक बैग्स आर वाइडली यूज्ड फॉर कैरिंग एंड पैकिंग द थिंग्स, जो प्लास्टिक के थैले हैं वे सामानों को ढोने में और उनका पैक करने में काफ़ी विस्तृत रूप से प्रयोग हो रहा है। दो भले ही दीज आर अ यूजफुल कमोडिटी, भले ही यह एक बहुत प्रयोग यूजफुल हैं, यट फिर भी दे हैव मैनी डिसएडवांटेज, फिर भी वे बहुत से डिसएडवांटेज रखते हैं। इफ़ दे आर थ्रोन हियर एंड देयर, यदि उन्हें यहाँ और वहाँ फेंक दिया जाए। दे कॉज सॉइल पॉल्यूशन, तो वे मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। दे स्टॉप रेन वाटर ऑन द ग्राउंड, वे ज़मीन पर होने वाली वर्षा को भी रोकते हैं। एंड दे चौक द ड्रेन्स, और वे नाली जो होती हैं उन्हें अवरुद्ध करते हैं। विच कॉज वाटर क्लॉगिंग, जो पानी को निकलने से रोकते हैं या कारण बनते हैं। समटाइम्स, कभी कभी द एनिमल्स स्वेलो दैम, कभी कभी जो जानवर हैं उन्हें निगल जाते हैं। विच कॉज देयर डेथ, और जो उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। सो द प्लास्टिक बैग्स शुड नॉट बी यूज्ड, इसीलिए जो प्लास्टिक के थैले हैं वे प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। उसके बाद ये अंतिम लाइन आपको ऐसे ही याद रखनी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, कि आप अपने अखबार में मेरे इस पत्र को दयालुतापूर्वक प्रकाशित करेंगे। सो दैट, ताकि द अथॉरिटीज यानी अधिकारीगण में रियलाइज महसूस कर सकें अवर डिफ़िकल्टीज, हमारी परेशानियों को, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन दिस मैटर, और इस मामले में आवश्यक कदमों को उठा सकें। यहाँ जो नेसेसरी है दोस्तों, एसएससी ने इसे कई बार मिसस्पेल्ड के रूप में पूछा है, NE-CC लगा के दे देता है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लास्ट में आप रखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली सिंसियरली XYZ। आसानी से आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे इसमें जो आपको दिया है सेक्शन सी ग्रामर से है, तो ग्रामर को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी एक देश में सरकार की अराजकता उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है मोनार्की, इसका मतलब होता है राजतंत्र। तो आप इसके लिए वन वर्ड लिखेंगे अ गवर्नमेंट या अ कंट्री, मैं लिख देता हूँ अ कंट्री, पूछा गया है ये 2022 में। अ कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, अ कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, उसे हम कहते हैं मोनार्की यानी राजतंत्र। लिख लीजिए आसानी से। एनार्की, इसी का मतलब होता है अराजकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। पैट्रियार्की, यह आपकी पितृसत्ता होती है। मैट्रियार्की, यह मातृसत्ता होती है। तो आप इतना तो पहचान ही लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द फ्रेज इंचिंग टुवार्ड्स मीन्स, इंचिंग टुवार्ड्स का मतलब होता है किसी की ओर धीरे धीरे बढ़ना। तो टू हैव एन इची फीलिंग, इची माने खुजली को महसूस करना, ये ऑप्शन नहीं है। टू मीजर समथिंग, किसी चीज़ को मापना, इसका भी मतलब नहीं है। टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, यानी किसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ना। टू मूव अपवर्ड्स, ऊपर की ओर बढ़ना, यह भी ऑप्शन नहीं है। तो थर्ड आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए द सिनोनियम ऑफ मीगर इज, मीगर का आपको सिनोनियम्स बताना है यानी पर्यायवाची। स्केर्स, इसका मतलब होता है अल्प या अपर्याप्त। प्लेंटीफुल माने होता है पर्याप्त। तो इसका अगर आपको लिखना है प्लेंटीफुल का तो एबंडेंट लिख सकते हैं या एम्पल लिख सकते हैं। एबंडेंट या एम्पल लिख सकते हैं, या पूछा गया है। स्कैंटी, इसका मतलब भी अल्प या अपर्याप्त होता है। तो इसका सिनोनियम्स ये दोनों हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इनके एंटोनियम्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं एम्पल या प्लेंटीफुल। क्लियर करते रहें, आने के चांसेस रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस वाक्य में क्या गलती है? क्या शुड में गलती है, डू में गलती है, हिज में गलती है, या ड्यूटी में गलती है? तो दोस्तों वन जब जर्नल सेंस में आए तो इसके साथ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वह वंस बनता है। आपका क्या बनता है? वंस, हिज नहीं बनता है। तो यहाँ हिज पार्ट में ही आपकी गलती है, क्योंकि उसने गलत पूछा है और जो गलत है वही हमारा आंसर सही है। तो थर्ड आंसर आपका सही होगा।
द एंटोनियम ऑफ वेरन इज, वेरन का यहाँ आपको एंटोनियम बताना है, इसका मतलब होता है बंजर। पहला है फर्टाइल, फर्टाइल मायने होता है उपजाऊ, तो यही आपका ऑप्शन सही है। इनफर्टाइल यह ऑप्शन होता ही नहीं है। फर्टाइल, फर्टाइल माने होता है बेकार का, तो आप कह सकते हैं वेस्टफुल या अनयूजफुल या यूजफुललेस। फ्रैंगल, फ्रैंगल माने होता है भंगोर यानी टूटने वाला, आसानी से, सॉफ्ट जैसे आप कहते हैं, तो इसके लिए एंटोनियम्स आप लिख सकते हैं हार्ड। क्या लिख सकते हैं दोनों के लिए? हार्ड लिख सकते हैं। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पहले में, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आई शेयर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, डोंट वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आपको डू नॉट देखने को मिले तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दें, तो आई का आई रहेगा, सेड या सेड टू को आप बदल देंगे फॉरवर्ड में, इसमें बदल देंगे फॉरवर्ड में, और यहाँ से आपका डू नॉट हट जाएगा, केवल लिख देंगे टू वेस्ट। अब यहाँ योर को आप हिज लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हिज टाइम। आई फॉरवर्ड टू वेस्ट हिज टाइम, ऑब्जेक्ट भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आई फॉरवर्ड हिम। आप चाहें तो एडवाइड का भी इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ नॉट रहेगा, जैसे आई एडवाइड, आई एडवाइड। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मान सकते हैं आई एडवाइड हिम, मान सकते हैं हिम, लेकिन अब नॉट रहेगा, डू हट जाएगा, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा भी इजी है, तो इसमें आपको असर्टिव दिया है तो सेड या सेड टू को आपको टोल्ड में बदल देना है, सेड का सेड रहेगा लेकिन सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, तो टोल्ड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लगा देंगे दैट। यू को हिम से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, कैन का हो जाएगा कोड, सेंड का सेंड रहेगा, यहाँ योर होना चाहिए, योर एप्लीकेशन, तो योर को आप कर देंगे हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। अगला देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी दोनों में से किसी एक को कंबाइन करना है। तो पहला है आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, जिसे मेरी माँ ने मुझे गिफ्टेड किया है। कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो देखिए यहाँ आपका नॉन लिविंग है तो आप बिच का प्रयोग करेंगे, आपको लिखना होगा आई कैन गिव यू द ड्रेस बिच माई मदर गिफ्टेड, अब इट को आप हटा देंगे टू मी। आई कैन गिव यू द ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। अगला देखिए, डू इट फुल स्टॉप लीव इट, कंपाउंड बनाना है, तो ऐसी स्थिति में आप या तो और का प्रयोग कर सकते हैं, डू इट और लीव इट, या डू इट अदरवाइज लीव इट, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा ईदर डू इट और लीव इट, यह आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। आगे कह रहा है पैसिव वॉइस बनाइए, तो आई कैन डू इट, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इट कैन, उसके बाद मॉडल्स के साथ भी डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन बाई मी, इट कैन बी डन बाई मी। अगला क्वेश्चन दिया है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। तो देखिए दोस्तों, रेमेडी अगर एज अ नाउन की तरह हो तो उसके साथ फॉर लगाते हैं, अगर वर्ब हो तो आपके ऑफ लगाना होता है। यह एनडीए में आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रपोजिशन से लेकर इसके साथ। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें दिस का दिस रहेगा, इज का इज रहेगा, द मोस्ट को आप मोर में बदल देंगे, मोर इफेक्टिव रेमेडी, उसके बाद आपको लिखना होगा देन एनी अदर फॉर डिजीज, देन एनी अदर फॉर दिस डिजीज। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ करेक्ट करना है, यू आर सीनियर देन मी। तो दोस्तों जो IOR पर आपके लैटिन एडजेक्टिव समाप्त हों उनके साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो देन का प्रयोग आपको गलती से नहीं करना है, यही आपसे पूछेगा, आपको लगाना है टू, तो यह हो जाएगा यू आर सीनियर टू मी। प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, इनके साथ भी आपको टू का प्रयोग करना होता है। ध्यान रखें, सीनियर से पहले वह सुपरफ्लुअस आपको मोर या मोस्ट लगाकर भी पूछ सकता है, ना तो मोर लगेगा ना मोस्ट लगेगा। अगला देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो कैटल पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो कैटल में आपका एस नहीं लगेगा, कैटल ही रहेगा। प्लूरल है, जैसे पीपल होता है पर्सन का, तो कैटल आर ग्रेजिंग, ये सही हो जाएगा। ऐसे ही दो शब्द और ध्यान रखें,
जो हिरन होता है, शीप जो आपकी भेड़ होती है, तो इनमें भी आपको एस या ईएस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वर्ब दोनों के साथ सिंगुलर और प्लूरल आ सकती है। उसके बाद आपको यहाँ होमोफॉन्स दिए हैं रिफ्यूज और रिफ्यूज। रिफ्यूज माने होता है इनकार करना, तो देखिए सी रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल, सी रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल, तो इसे आप ऐसे बना देंगे। और दूसरा है रिफ्यूज जिसका मतलब होता है शरण, तो आप लिख सकते हैं ही वांटेड वांटेड ही वांटेड टू रिफ्यूज इन माई विलेज, वह हमारे गांव में क्या वह मेरे गांव में शरण चाहता था। दूसरा है सेल, सेल माने बेचना होता है, वर्ब होती है सेल, कोशिका होती है, नाउन होता है। तो आई एम गोइंग टू लिख लीजिए, आई एम गोइंग टू सेल माई कार, मैं अपनी कार को बेचने जा रहा हूँ। और सेल माने होता है कोशिका, तो आप लिख सकते हैं ह्यूमन बॉडी, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है यहाँ। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेल्स, ठीक है। और सेल माने आपका कोठरी भी होता है, और सेल आप रेडियो फेडियो में सुने होंगे, तो वह भी सेल होता है आपका। तो यह स्टोरी है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। आप इसी सेंटेंस को यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वीडियो आपको देखने को हमारा मिल जाएगा। आइए सेक्शन डी देखते हैं, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के निवासी कौन हैं, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, और वे अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं द स्क्वेटर्स हु कैम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, यानी कि जो शरणार्थी या अवैध तरीके से रहने वाले लोग जो बांग्लादेश ढाका से आए हैं इन 1971 में, आर द इनहेबिटेंट्स, वे क्या हैं, निवासी हैं ऑफ सीमापुरी के। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 30 ईयर्स, यानी कि और वे लोग यहाँ 30 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे हैं। यट फिर भी दे हैव नो आइडेंटिटी, उनके पास कोई भी पहचान नहीं है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे द मीनिंग ऑफ या द मीन ऑफ देयर सर्वाइवल इज रैग पिकिंग, यानी कि सर्वाइवल का वहाँ मतलब है उन लोगों के लिए कूड़ा करकट बीनना। गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम, और जो गार्बेज है उनके लिए क्या है, वो सोना है या धन है। आइए सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ आपको किसी एक को ही करना था, लेकिन मैं सभी को बता रहा हूँ। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे। व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, और उन्होंने चंपारण लाने के लिए गांधी जी को लाने के लिए क्या किया। तो चलिए इसका आंसर तो देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर एंड इनिशिएटेड पीजेंट, यानी कि राजकुमार शुक्ला एक पतले और गरीब किसान थे। हु बिलोंग्ड टू चंपारण इन बिहार, वे बिहार में चंपारण से संबंधित थे। अब उन्होंने क्या किया था, फर्स्टली सबसे पहले ही मेट गांधी, वह गांधी से मिले ड्यूरिंग द कांग्रेस सेशन, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान। बट गांधी वॉज नॉट फ्री, लेकिन गांधी जी फ्री नहीं थे, अर्थात उन पर टाइम नहीं था। सो शुक्ला अकम्पनीड हिम वेयर एवर ही वेंट, इसीलिए शुक्ला ने गांधी जी का अनुसरण किया जहाँ कहीं भी वे गए। एंड रिपीटेड हिज रिक्वेस्ट, और अपनी प्रार्थना को दोहराया। ही इवन वेंट टू गांधी आश्रम एट अहमदाबाद, वे गांधी जी के आश्रम अहमदाबाद भी गए। दस गांधी वॉज इम्प्रेस्ड, इस प्रकार से गांधी जी इम्प्रेस्ड प्रभावित हो गए बाई हिज टेनिसिटी, उनकी लगन से। एंड फाइनली वेंट विद हिम टू चंपारण, और उनके साथ चंपारण जाने के लिए राजी हो गए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड मिस्टर एम हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, यानी कि एम हेमल ने माता पिताओं और अपने आप को फ्रेंच का अध्ययन ना करने के लिए या उस पर प्रॉपर ध्यान ना देने के लिए क्यों दोषी ठहराया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर लिख देंगे मिस्टर एम हेमल ब्लेम्ड पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच बिकॉज, क्योंकि द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, क्योंकि जो छात्रों के माता पिता थे वे उन्हें
खेत या आरा मशीनों पर कार्य करवाना अधिक पसंद करते थे। एंड ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया था, बिकॉज क्योंकि ही सेंट टू देम, वे उन्हें भेज देते थे, टू वाटर पानी देने के लिए, हिज फ्लावर्स अपने पुष्पों को, इन स्टीड ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स अपने पाठों को तैयार करने के बजाय। एंड ही गेव देम आ हॉलीडे आल्सो, और वे उन्हें एक छुट्टी भी दे देते थे। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो आपका, चलिए मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ आपको। वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, यानी कि जो फेरी लगाकर चूहेदानी बेचने वाला था वह चूहेदानी को एक इस संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों सोचता है या विचार करता है। तो चलो देखते हैं आंसर। तो आप आंसर लिखेंगे वन डे, एक दिन, व्हाइल गोइंग ऑन हिज रेगुलर राउंड्स अपने फेरियों के नियमित समय के दौरान, द पेडलर वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया, यानी कि जो फेरी वाला था वह एक आइडिया से प्रभावित हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि द वर्ल्ड वॉज आल्सो लाइक अ रेट ट्रैप, कि यह जो संसार है वह भी एक चूहेदानी की ही तरह है। अ रेट इज कॉट इन द रेट ट्रैप, जिस प्रकार से एक चूहा एक चूहेदानी में फंस जाता है। वैन इट इज लर्ड बाई द वेट, जब वह चारे के द्वारा ललचाया जाता है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से, द वर्ल्ड एजिस्टेड ओनली टू सेट बैट्स फॉर प्यूपिल, उसी प्रकार से यह संसार लोगों को फंसाने के लिए चारा स्थापित करता है। द वर्ल्ड ऑफर्स इट्स रिचेज, यानी कि संसार अपने संपत्ति को प्रदान करता है। जॉयस, खुशियों को, सेल्टर, शरण को, फूड, भोजन को, एंड क्लॉथिंग, और कपड़ों को, टू मैन, यानी मनुष्य के लिए, जस्ट टू ट्रैप, यानी कि फंसाने के लिए, हिम माने उसे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, यह लॉन्ग क्वेश्चन है और यह 2023 में आया है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी कि जो कुछ भी हम रखते हैं वह भय वही तो खुद है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर के अनुसार इसे आपको क्लियर करना है। तो देखते हैं। तो देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, केवल तैयार करना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं। अब यह आपको स्टैंजा दिया है माई मदर एट 66 से, तो इसे पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं। एंड द ओल्ड फैमिलियर एक, और मैंने उस पुराने परिचित दर्द को, माई चाइल्डहुड्स फियर, और अपने बचपन के भय को, वट, लेकिन, ऑल आई सैड, जो कुछ मैंने कहा, वॉच, वह था, सी यू सून अम्मा, आपसे जल्द मिलेंगे अम्मा, ऑल आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, वॉच, वह था, स्माइल एंड स्माइल, मैं मुस्कुराई और केवल मुस्कुराई। इसमें पहला क्वेश्चन है, वॉट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेंड द पोइटेस, यानी कि वह हमेशा कवित्री को दर्द देने वाला कौन सा भय है। तो चलिए, तो आप इसका आंसर लिख देंगे, द पोइटेस ओल्ड फैमिलियर एक एंड चाइल्डहुड फियर इज दैट हैज ऑलवेज पेंड हर, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है आपसे, व्हाट इज द फियर, ये तो हो गया, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोइटेस फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स, यानी उसके शब्दों में और उसकी भावनाओं में क्या अंतर है। तो द पोइट इज वेरी सैड एंड नर्वस विद द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, बट हर वर्ड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर फीलिंग्स, सो सी टोल्ड हर मदर दैट सी वुड मीट हर वेरी सून। और अंतिम क्वेश्चन इसमें पूछा है, वाई डिड द पोइटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, कवित्री हमें केवल मुस्कुराती ही क्यों रही। तो द पोइट्स केप्ट ऑन स्माइलिंग ओनली बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स विद हर मदर। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आप में से इसमें से सेंट्रल आइडिया पूछा है, तो आ थिंक ऑफ ब्यूटी का मैं इसमें आपको शो करता हूं। तो चलिए, तो देखिए, आ थिंक ऑफ ब्यूटी का बहुत ही ईजी और सटीक शब्दों में आपको सेंट्रल आइडिया यह देखने को मिल जाएगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ आपको सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, और दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। यह 2023 में पूछा गया है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें इन क्वेश्चंस को। चलिए, तो मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ। तो देखिए, आप इसका आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से, चार्ली सेज दैट द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर देन दोज ऑफ, यहाँ दोज ऑफ लिखेंगे, दोज ऑफ द सेकेंड लेवल। There were fewer ticket windows and train gates, and information booth in the center was bored and odd looking. There were open flames, gas lights, and brass sputons on the floor. Everyone on the station was dressed in 19th century. तो यहाँ तक आप आंसर लिख देंगे। उसके बाद
अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि अब कौन कौन से फीचर हैं, तो नो वन कैन से फॉर श्योर हाउ द ग्लोबल वार्मिंग विल अफेक्ट द अर्थ, यानी कि कोई भी इस बात को पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो तापमान वृद्धि है वह पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। द बेस्ट प्लेस वेयर दिस इफेक्ट कैन बी स्टडीड इज अंटार्कटिका, यानी कि जो सर्वोत्तम स्थान है जहाँ पर इस प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है वह अंटार्कटिका है। दिस रीजियन, इसका प्रारंभ हैज बीन अनस्पॉइल्ड बाय मैन, यानी कि अभी इस क्षेत्र को मनुष्य के द्वारा खराब नहीं किया गया है। इट हैज़ अ सिंपल इकोसिस्टम, यह बहुत साधारण इकोसिस्टम है, यानी कि क्या कहते हैं आप, परतंत्र या ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, और देयर इज नॉट मच बायोडाइवर्सिटी, देयर आर वेरी एंशियंट कार्बन रिकॉर्ड्स इन द course of its ice, so one can study the past, present and future of the earth at Antarctica। तो यह आप आंसर ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट में आप सेव कर सकते हैं इसे। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर लिख देते हैं हम। जो वांट्स दैट द विजार्ड शुड नॉट गिव द skunk his bad smell back, he should not agree to the demand of the skunk's mommy, she wants that the wizard should hit skunk's mommy, she wants the story to end this way because she was sympathy with the skunk, she thinks that his mommy is stupid। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जो बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ है, तो उसके आधार पर ये पेपर तैयार किया गया है आपका। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य मिलते हैं।